चलिए, हम लोगों ने थर्ड पार्ट में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे डिस्कशन किया हुआ था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। उस पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और एक हम लोगों ने फार्मूला और सीखा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ दैट टू नंबर। उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए गए थे और आप लोगों को आप एक्सरसाइज का 4 तक क्वेश्चंस कराए गए थे। आज हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 5वां क्या है? क्वेश्चन 5वां है, 5th है, चेक वेदर सिक्स की पावर n कैन एंड with the digit 0 for any natural number n। अच्छा, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, बोर्ड में भी आ चुका है 1-2 बार। और इससे पहले हमने उस दिन एक बात आप लोगों से और की थी कि डिविजिबिलिटी के कुछ नियम सीखे थे कि 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है, 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है, 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है, 5 से होने की क्या वो कंडीशन है और 6 से होने के लिए क्या कंडीशंस थी। तो आज ये क्वेश्चंस देखिए कि क्या है, कि क्या रहा है कि आप चेक करिए कि 6 की पावर n है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो 0 एंड में आना चाहिए। तो अगर 0 एंड में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 10 से डिविजिबल हो रहा होगा, ताकि 10 से ही डिविजिबल होगा ना, तब ना 0 आएगा ही। अगर 10 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो 5 से भी डिविजिबल हो रहा होगा, ताकि 5 से डिविजिबल होने में हम लोगों ने सीखा था कि जो एंड डिजिट होती है वह या तो 5 हो या 0 हो। ठीक है, तो 6 की पावर n, अब n मान लीजिए कि आपका 100 है, 200, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो अब 6 इंटू उतने टाइम हम लिखेंगे। मान लीजिए 200 है तो 6 इंटू 666 ऐसे करते हुए 200 टाइम्स लिखेंगे उसको। ठीक है, तो क्या उसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा तो क्या उसके एंड डिजिट 0 होगी? तो ये अगर होगी तो हम इसको कर सकते हैं किस मेथड से? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। तो रिलेशन कि वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं? वी नो डैट if any number ends with the digit 0 it should be डिविजिबल। उसको किससे डिविजिबल होना पड़ेगा? अभी आप लोगों को बताया कि उसको 10 से डिविजिबल होना पड़ेगा, या 10 से डिविजिबल होना पड़ेगा, या हम कह दें कि उसको 2 and 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा, 2 and 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो नंबर क्या है? 6 की पावर n। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो अगर मान लीजिए ये तो आपका कंपोजिट नंबर 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है, पावर n है, तो ये n कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ये एक, इसका अगर हम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना चाहते हैं तो उसका क्या होगा? फिर अब 6 की पावर n का क्या होगा? 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 3, उसकी पावर n है। ठीक है, तो अब n की कोई भी वैल्यू हो, क्या इसमें कहीं 5 आएगा? n की मान लीजिए 10 रखते हैं वैल्यू, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 10 बार करेंगे, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 ऐसे 10 बार करेंगे,
तो क्या उसमें 5 आएगा? अगर 5 आएगा नहीं तो क्या उसकी एंड डिजिट में 0 कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। तो ये हम लोग आसानी से देख सकते हैं। फिर से एक बार समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 into 3, उसकी पावर n है। तो n की वैल्यू हम कुछ भी रखें, कोई भी नेचुरल नंबर रखें, 10 रखें, 20 रखें, 30 रखें, कोई भी रखें, क्या कभी इसमें 5 आएगा प्राइम फैक्टर इसका 6 का? नहीं आएगा। अगर 5 आएगा नहीं तो क्या कभी एंड डिजिट में 0 आएगा? नहीं आएगा। तो ये हम लोग आसानी से देख सकते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्वियस है कि ये कभी 5 आएगा ही नहीं। 5 इज नॉट इन द प्राइम factorization of 6 की पावर n, hence for any value, कोई भी वैल्यू आप n पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि n 10 हो, n 15 हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। n कुछ भी हो, n 6n will not be, कभी डिविजिबल नहीं होगा बाई 5 से। जब 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 एंड में नहीं आएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम एक बार दूसरे ढंग से, मतलब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहां पे 4 की पावर n कर देता तो फिर कुछ अंतर नहीं आने वाला। 4 एंड विद 0 लाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 और 5 का डिविजन होना चाहिए, 5 का डिविजन होना ही चाहिए। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 4 की पावर n होता तो 2 into 2 लिख देते, उसको हम 2 तो अगर मल्टीप्लाई करते तो 2n हो जाता। तो क्या कभी 5 आता? वो भी नहीं आता। तो ये आपका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये आप उसको इसी पैटर्न पे कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। चलिए इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए। ये भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे ही डिपेंड है। 7 into 11 into 13 plus 13 इस कंपोजिट नंबर। एंड एक और क्वेश्चन है इसी में जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर, आपको दिख रहा है, कंपोजिट। बस ओके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो 7 into 11 into 13 plus 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 ये कंपोजिट नंबर हैं। ये आप दिखाइए, दर्शाइए। अगर ये कंपोजिट नंबर हैं तो हमने क्या अभी तक सीखा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से ये सीखा है, अगर ये कंपोजिट नंबर हैं तो इनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख ले रहे हैं तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। चलिए 7 into 11 into 13 plus 13, तो ये तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है। इसमें से अगर हम 13 एलसीएम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? 7 into 11 plus 1, तो 13, और ये 7 into 77 plus 1, इसको क्या लिख सकते हैं? 78। अच्छा, 78 को अगर लिखने को चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 13 into 6। ठीक,
तो ये जो गिवन नंबर, अभी जो नंबर आया था हमारा, जो ये इसके बारे में पूछ रहा था, तो गिवन नंबर एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज इट्स फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स आ गए। ये जो नंबर है ये 13 इसमें लिख लिए प्राइम। ये 13 प्राइम नंबर है, ये भी उसको अगर लिखना चाहें तो 2 into 3, अगर 6 को लिखना चाहें 2 into 3 लिख सकते हैं। तो अगर हम लिख सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन इट्स फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहा था कि हमको ये दिखाना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर होगा, और कंपोजिट नंबर अगर होगा तो उसको हम प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। तो चेक करते हैं, हमने इसमें क्या किया, इसमें से इधर इंटू 13 प्लस 13, इसमें 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 7 into 11 और ये 1 बचा यहाँ पे, इसको हमने लिखा 78 को 13 into 6 कर दिया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने लिख लिया इसको। अगर लिखना ये एक्सप्रेशन में, तो 13 उसका क्या है, एक फैक्टर है, इसका 6 भाई एक फैक्टर है। तो द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एट दिस प्राइम फैक्टर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। इतनी बात समझ में आई। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन कर लिया जाएगा। क्या इसमें कहेगा, इसमें हम मान लीजिए इसमें कैसे करेंगे, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इसमें ऐसा होता है, इस क्वेश्चन के करने का एक पैटर्न ही होता है, जो इधर दिया है प्लस में उसको हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या दिया है 5, तो इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1 इसको हम लिख लेंगे, तो ये कंपोजिट नंबर देख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन आप अपने आप घर पे ट्राई करेंगे। ठीक, फिर एक क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड a point sports field. सोनिया टेक्स 18 मिनट। सोनिया कितना समय लेती है, क्वेश्चन को समझते रहेंगे। 18 मिनट टू कंप्लीट 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same field। उसी फील्ड के लिए रवि कितना 12 मिनट ले रहा है। ठीक है, टाइम एंड go in the same direction after how many minutes will they meet again at the स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन को पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। कहने का मतलब यह है कि एक सर्कुलर फील्ड है। ठीक है, एक सर्कुलर फील्ड है। सोनिया इस स्पोर्ट्स फील्ड को कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है। सोनिया 18 मिनट लेती है, और एक राउंड को कंप्लीट करने में रवि 12 मिनट लेता है। सेम पॉइंट से दौड़ता है। ठीक है, गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे। अब देखिए सोनिया कितना समय लेती है, 18 मिनट। ठीक है, तो ये कंप्लीट करने में उसको 18 मिनट लगेंगे,
और रवि को 12 मिनट लगेंगे, तो इसका मतलब रवि तेज दौड़ रहा है। तेज दौड़ रहा है तो अगर मान लीजिए एक साथ दोनों लोग चलते हैं, दौड़ते हैं मतलब, तो रवि आगे आगे जाएगा, तो और सोनिया पीछे पीछे जा रही है, दौड़ रही है, तो वो कब अगली बार कितने मिनट के बाद वो आपस में मिलेंगे, द मीट। ठीक है, तो अब क्या है, अगर इसको हम ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं तो फर्स्ट टाइम मान लीजिए दौड़ के मिले, फिर उसको हम प्रोसेस को कंटिन्यू रख रहे हैं तो दोबारा मिलेंगे, फिर अगर हम प्रोसेस करें तो वो मीटिंग उनकी ये मिलते जाते हैं। तो ये जो लीस्ट वाला पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो ये लीस्ट की बात कर रहा है सबसे पहले। तो इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 और 18 का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 12 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 12, ये लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, ऐसे आप देखिए 6 2 3 9 3 3 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 36। ठीक, तो 36 इसका एलसीएम आ गया। तो अब वो कितने मिनट के बाद वो मीट करेंगे, तो हम अगर इसको आंसर के फॉर्म में लिखना चाहें तो 36 आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, समझ आ गया। अच्छा, फिर ये इसमें हमने अगर मान लीजिए ऐसा नहीं, अगर वो कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस, तो 36 के बाद वो फिर अगर देखा जाए तो इसी के मल्टीपल 36 इंटू सेकेंड टाइम 72 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो अगर लिस्ट, ये हमने सबसे छोटी वैल्यू जो निकाली, इसी को के लिए एलसीएम कह दिया गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों को एक हम थ्योरम दिखाते हैं, जो बताते हैं, जो आपका प्रूफ नहीं है, आपके सिलेबस में उसका प्रूफ नहीं है। और अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो आप कमेंट में करिएगा, तो हम आपको प्रूफ भी उसका करा देंगे, लेकिन आपके सिलेबस का वो पार्ट नहीं है, तो कोई डिस्कस करने का विशेष मतलब नहीं है। थ्योरम लेकिन क्या है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, एक्चुअल में हमने रेशनल इरेशनल नंबर्स आप लोगों को बताया था। जैसे इरेशनल नंबर, जैसे √5 इरेशनल नंबर है। अब ये तो हमने कॉन्सेप्ट से मतलब ऐसे जान लिया है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, तो इसमें एक थ्योरम का यूज आता है। वो थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है कि अगर एक a² एक नंबर है और उसको एक प्राइम नंबर p डिवाइड करता है, a² एक नंबर है, उसको p डिवाइड करता है, तो ये जरूरी है कि वो जो p है a को भी डिवाइड करेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर a² कोई नंबर है, उसको एक प्राइम नंबर p डिवाइड करता है, तो a नंबर, जो एक नंबर a आएगा, वो उसको भी p डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये तो थ्योरम है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं सीधा। एक 3 नंबर का पेपर में लगभग, चाहे आप अपना हाफ ईयरली दीजिएगा या अपना एग्जाम, जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और बड़ा सिंपल सा है। इसमें कुछ आप लैंग्वेज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ताकि एक्चुअल में क्या करते हैं बच्चे, मैथमेटिकल चीजें तो लिख लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज उसमें डालना छोड़ देते हैं। तो 3 नंबर में कहीं 1 मिला, 1.5 मिला, सोचते हैं कि हम तो पूरा पेपर भाई करके आए हैं, हमको तो पूरा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज अगर आप डालेंगे नहीं तो टीचर कैसे नंबर दे देगा, आपने तो खाली मैथमेटिकल चीज डाल दी। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक ये है, हाँ, थ्योरम जैसे P डिवाइड्स a², तो P डिवाइड्स a, ये जरूरी है। अगर P डिवाइड्स a² है तो P जो है a को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का हमको यूज करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, आपकी एक्सरसाइज का है, रूट 5 इज इरेशनल, सो दैट, इसको दिखाना है, प्रूव दैट, प्रूव इट, इसको प्रूव करना है, रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव इट, या ऐसे आएगा, सो रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो इसको कैसे करेंगे, लैंग्वेज पे आपको ध्यान रखना है, और एक बार इसको समझ लीजिएगा, एक बार इसको आप घर पे ट्राई करिएगा। रूट 5 का हम करा दे रहे हैं, रूट 3 का, रूट 7 का, ये आप ट्राई करिएगा और समझ लीजिए क्या लैंग्वेज लिखी जा रही है। आप अगर सेम पैटर्न पे लिखते हैं तो आपका जो पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अब इसके हम प्रूफ पे आते हैं। तो अच्छा, एक चीज और आप लोगों को एक बता दें, शायद कुछ बच्चों को मालूम हो, कॉन्ट्राडिक्शन किसे कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन किसे कहते हैं, ये टर्म है कि कॉन्ट्राडिक्शन किसे कहा जाता है। हाँ, तो कॉन्ट्राडिक्शन किसे कहते हैं, देखिए, ताकि आगे आप मान लीजिए 11th 12th उसके आगे ग्रेजुएशन में अगर आप मैथ लेते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन सबसे आप आगे और परिचित होंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का हम यूज एक्चुअल में प्रूफ करने में ज्यादातर चीजों का करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है, मान लीजिए एक चीज को हम मान लेते हैं कि ये चीज ट्रू है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये चीज ट्रू है, और फर्दर उसको प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आखिरी में कोई एक ऐसी चीज निकल के आती है जो हमने माना है उसे वो गलत कर दे। फिर एक बार समझ लीजिएगा, कोई चीज हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज ट्रू है या ये चीज है, और हम उसको फर्दर स्टेप्स कुछ करते हैं, और कुछ एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी चीज आ जाती है कि जो हमने माना था वो उसे गलत साबित कर दे। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं, समझ जाएंगे आप क्वेश्चन से। मान लेते हैं ये इरेशनल शो करना है, तो हम मान लेते हैं कि लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। देखिए, हमको प्रूफ क्या करना था, हमको करना था कि रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है, लेकिन हम मान के क्या चल रहे हैं कि रूट 5 रेशनल नंबर है। ठीक है, अब कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा लास्ट में कुछ ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें ये गलत हो जाएगा कि रूट 5 रेशनल नहीं है। तो अगर रेशनल नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप लोगों को हमने पहले डिस्कस किया, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो होता है जो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, q मस्ट नॉट बी जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर रूट 5 रेशनल है तो देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर, दो इंटीजर्स होंगे, कौन से p एंड q, और q जो है जीरो नहीं होगा, सच दैट। तो रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर रेशनल है तो p/q लिख सकते हैं, और q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम मानते हैं कि लेट p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब कि p, मान लीजिए जैसे p, मान लीजिए सपोज कि p की वैल्यू 4 है, q की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो इसमें एक 4 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिविजिबल कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए अगर p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 4 है, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि p और q ऐसे नंबर हैं, इंटीजर हैं, जिनका जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा एक कोई कॉमन फैक्टर है। बात समझ में आई, जैसे 3/6, p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 3, कॉमन फैक्टर 3 है। 1 तो 3 को भी बाई डिविजिबल होता है, 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो 3 इसका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, एक ही कॉमन फैक्टर है, वह कॉमन फैक्टर। तो अगर हम
एक चीज बताइए, अगर 3 को हम 3 से डिवाइड कर दें और नीचे 6 को हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3/6 में कोई अंतर आएगा नहीं, फिर ऊपर क्या आ जाएगा 1/2। लेकिन अब इसमें कुछ कॉमन 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बात समझ में आ रही क्या हमने क्या कहने का मतलब है? हमारा कहने का मतलब है कि P और Q ऐसे तुम्हारे रैशनल नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर एक के अलावा केवल एक है, मतलब एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं देन वी कैन डिवाइड, जैसे इसमें हमने किस 3 से डिवाइड कर दिया था, अब हम उसी कॉमन फैक्टर से P/Q को डिवाइड कर दें। वी कैन डिवाइड देन बाय द कॉमन फैक्टर। जैसे इसमें 3/6 रैशनल नंबर था, मान लीजिए P/Q की वैल्यू 3/6 था, हमने उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया 3 तो क्या आ गया 1/2। क्या अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? नहीं है। और ये नंबर, ये अभी 3/6 था तुम्हारा रैशनल नंबर, और ये क्या हो गया 1/2। ठीक है, फैक्टर and assume that A and B are co-prime। एक टर्म आएगा co-prime, इससे भी हम आप लोगों को परिचित कराते हैं। co-prime क्या होता है? देखो, दो नंबर का अगर HCF 1 आ रहा है तो उस नंबर को हम, दोनों नंबर को हम co-prime कह देंगे। को-प्राइम किसे कहते हैं? अगर दो नंबर हैं और उनका HCF 1 आ रहा है तो उस नंबर को हम, दोनों नंबर को हम को-प्राइम कह देंगे। अच्छा, अब इसमें 1/2 था, इसका कॉमन फैक्टर 1 है, अगर दोनों का HCF लेने जाएंगे तो 1 आएगा, तो ये दोनों कॉमन को-प्राइम हो जाएंगे। तो अब देखिए √5 अगर हमने इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो भाई फॉर्म बदल गई ना। P की, अब देखो यहां पे P की वैल्यू 3 थी, यहां पे 6 है, तो यहां पे 1 आ गई, यहां पे 2 आ गई, तो ये P और Q तो नहीं रह गया, तो इसको हमने दूसरे नंबर मान लिए A एंड B। ठीक है, तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं? A/B। ठीक है, अब अगर हम इधर 5B को इधर ले जाते हैं, अब स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा? B² 5B², √5 का 5 हो जाएगा, A²। ठीक है, अच्छा यहां से क्या मिलता है? A²/5 होगा, तो इसका मतलब है 5 डिवाइड्स, 5 किसको डिवाइड कर रहा है? A² को। तो हमने एक अभी थ्योरम हमने सीखी थी कि अगर P A² को डिवाइड करता तो P A को भी डिवाइड करेगा, तो ये जरूरी है कि P5 जो है मस्ट डिवाइड्स A। ठीक है, अब अगर कोई नंबर, अच्छा एक बात और, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो वो कोई इंटीजर ले लें, 5K ले लें या 5C ले लें या 5K ले लें, तो इस फॉर्म का होगा, तभी ना 5 से डिविजिबल है। A को अगर 5 से करेंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब अगर कोई नंबर A है उसको 5 डिवाइड कर रहा है तो वो 5K फॉर्म का होगा, तो A इज इक्वल टू देन A इज इक्वल टू 5K फॉर्म का होगा। अब अगर 5K फॉर्म का है तो इसको हम इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुटिंग A इज इक्वल टू 5K, A इज इक्वल टू 5K इन 5B² इज इक्वल टू A²। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5B² और इसके A की जगह क्या हो जाएगा 5K का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25K², तो क्या हो जाएगा B² इज इक्वल टू 5K²। अच्छा, अब अगर हम इधर ले जाते हैं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसके स्क्वायर इज इक्वल टू B²/5। ठीक है, इसका बाई अगर 5 हो जाता है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 5 डिवाइड्स
डिवाइड्स बी स्क्वायर। तो अब उसी थ्योरम से जो हमने अभी सीखी थी कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p मस्ट डिवाइड्स a, तो 5 डिवाइड्स अगर b स्क्वायर को कर रहा है तो 5 जो है डिवाइड b को भी करेगा। हम अभी हमने पहले देखा कि 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, और अभी हमने देखा कि 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ। लेकिन हमने क्या माना था कि a एंड b आर को प्राइम, लेकिन यहां पे 5 दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया है। 5 डिवाइड्स a एंड b, तो कॉमन फैक्टर आ गया a एंड b का। अगर a एंड b का कॉमन फैक्टर आ गया तो जो हमने माना था वो गलत हो गया। तो हमने माना क्या था? सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या आ गया? कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो हमने जो माना है वो गलत है, जो माना था हमने वो गलत। तो हमने माना क्या था? लेट रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। तो रेशनल तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा? हेंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, चलिए फिर एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आना तय है, एक आपके हाफ ईयरली में या आपका जो भी क्वार्टरली तो खैर अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन हाफ ईयरली और आपका जो भी बोर्ड एग्जाम, इसमें एक क्वेश्चन आना तय रहता है 3 नंबर का। तो क्या है कि रूट 5 इज एन इरेशनल, शो करिए, प्रूफ करिए, किसी भी फॉर्म में आ जाता है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले कि हम उसको मान लेते हैं कि वो रेशनल नंबर है। मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है, तो अगर रेशनल नंबर होगा तो उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर रेशनल नंबर है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब और एक चीज और मानते हैं कि p एंड q हैव कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, और उस कॉमन फैक्टर से हम p और q को डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो एक नया रेशनल नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बताया, जैसे p और q की वैल्यू p बाई क्यू जो 3/6 है, p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 6 है। हमने डिवाइड कर दिया किससे? इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 3 से। तो नया रेशनल नंबर क्या मिल गया? 1/2। तो नया मिल गया, तो हम लेट, अगर हमने p बाई क्यू वैल्यू चेंज हो गई तो a एंड b एक नंबर मान लिया गया, तो a बाई b हो जाएगा। और a एंड b कैसे आ जाएंगे? को प्राइम, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर से तो मल्टीप्लाई कर दिया था। तो कॉमन फैक्टर उसमें क्या बचा? केवल 1। तो अगर को प्राइम किसे कहते हैं? जिनके दो नंबर के बीच का एचसीएफ 1 आए। फिर हमने इस वैल्यू में इसमें रखा, सॉल्व किया 5b²। फिर यहां पे हमने इस थ्योरम का यूज कर लिया कि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p मस्ट डिवाइड्स a। ठीक है, फिर a अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 के फॉर्म का होगा, 5 के फॉर्म का होगा। तो हमने सॉल्व किया फर्दर। तो फिर हमने आगे देखा कि जो तुम्हारा, और k यहां पे क्या है, एक चीज और मेंशन कर दीजिए, k इज एन इंटीजर, k आपका इंटीजर है। अगर k इंटीजर है तो हमने इसको अगर इधर भेजे तो b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। अगर b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो फिर उसी थ्योरम से 5 मस्ट डिवाइड्स b। अगर 5 b को भी डिवाइड करेगा तो 5 a एंड b दोनों को डिवाइड कर रहा है। ये तो फिर को प्राइम हमने जो माना था शुरू में वो तो गलत हो गया। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने माना शुरू में क्या था कि रूट 5 इज एन रेशनल नंबर, तो ये कैसा हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन के तौर पे रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर इस पे अब बेस्ड कुछ, अब मान लीजिए आपको अगर होमवर्क हम दे देते हैं कि रूट 3 को आप इरेशनल शो करिए, रूट 7 को आप इरेशनल शो करिए, एक और कर लीजिए रूट 13 को आप इरेशनल शो करिए। सेम लैंग्वेज रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, केवल ये जो तुम्हारा डिवाइड हो रहा था वो उसकी वैल्यू चेंज आ जाएगी। ठीक है, और अच्छा कुछ एक बात कर लेते हैं आप लोगों से, रेशनल नंबर पे बात करते हैं कि रेशनल नंबर को जब आप रेशनल नंबर में जोड़ेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर में जोड़ेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा।
रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा, और रेशनल नंबर में अगर डिवाइड भी करेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। अब पूछेंगे सर ये क्यों आपने बताया, इस पे इसका यूज और इनका जो जानते हैं कि ये √7 इरेशनल है, इनके यूज से क्वेश्चंस बनते हैं और कभी कभी बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग उस पर बात करेंगे, और अगले लेक्चर में हो सकता है ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ओके।